नमस्कार, मैं शैलेश हूँ। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर इस समय आप देखेंगे एक खास मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से। लंबे समय से वो चर्चित हैं, उनका काम चर्चित है। दिल्ली में उनके काम को लेकर संतुष्ट होने वाले लोग भी बहुत हैं और उनकी आलोचना करने वाले भी बहुत हैं। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि अंततः इतने विवादों में वो क्यों रहते हैं और क्यों कुछ न कुछ लोग उनसे हमेशा नाराज रहते हैं। अरविंद जी, कुछ दिनों पहले हमने अपने स्टूडियो में एक महापंचायत का आयोजन किया था और लोगों से ये पूछा था कि इस साल यानी अपने दूसरे कार्यकाल में आप कौन कौन से ऐसे 5 काम हैं जो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जरूर करें। और पहली बात उन्होंने जी की कि केंद्र के साथ लड़े मत, मिलजुल कर दिल्ली के विकास के लिए काम करें। हमारी जितने भी केंद्र सरकार के साथ विवाद चल रहे हैं वो कोई मेरी अपने विवाद नहीं है, कोई जायदाद का बंटवारा नहीं है प्रधानमंत्री जी से, कोई मैंने बेटे की नौकरी नहीं लगवानी, कोई अपने लिए कुछ नहीं करना। किस किस्म के विवाद चल रहे हैं, जैसे एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में किसानों को जो ज़मीन अधिग्रहण का मुआवजा मिलता था वो 54 लाख एकड़ के हिसाब से मिलता था। आज दिल्ली में आपको 54 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से कहीं ज़मीन नहीं मिल सकती। हमने वादा किया था चुनाव के पहले, मैंने उनके संघर्ष में भी पार्टिसिपेट किया था कि हम इसको बढ़ाएंगे। हमने जीतने के बाद उसे 4 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए कर दिया पर एकड़। जैसे ही हमने किया, केंद्र सरकार ने कहा योर ऑर्डर इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अब मैं संघर्ष करूं कि ना करूं? मैं पूछना चाहता हूं कि मैं किसानों की ज़मीन के भूमि अधिग्रहण का जो मुआवजा है उसका रेट मैंने जो है 6 गुना कर दिया। केंद्र सरकार ने उस ऑर्डर को खारिज कर दिया। मैं किसानों के लिए लड़ूं या ना लड़ूं? हमारे 2 ऑफिसर्स गलत काम कर रहे थे, उनको मैंने सस्पेंड किया। केंद्र सरकार ने ऑर्डर नल एंड वॉइड खारिज कर दिया मेरा ऑर्डर। गलत काम करने वाले अफसरों को सस्पेंड करूं कि ना करूं? संघर्ष करूं कि ना करूं? तो यहाँ से लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो एक चीज़ तो ये कि ये जितने भी लड़ाइयाँ हैं ये संघर्ष हैं, कोई झगड़े नहीं है, तू मैं नहीं है। दूसरी चीज़ ये, आज सुबह भी एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू के पहले मैंने उस एंकर को बोला, मैंने कहा कि आज 1 साल के लिए बैठे हैं, 1 साल ख़त्म हो रहा है, आज हम अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। मैंने उनको कई इंटरव्यू दिए हैं, मैंने कहा कि अभी तक आप सारे झगड़ों पे ही बात करते थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना कहने के बाद भी 1 घंटे में से 55 मिनट झगड़ों पे ही उन्होंने बात करी। तो मीडिया का इंटरेस्ट भी झगड़े ही झगड़े हैं। मीडिया अचीवमेंट्स पे बात ही नहीं करना चाहता, जबकि कितने काम किए हम लोगों ने 1 साल के अंदर, कितने काम किए हैं। जिसको भी मैं बताता हूँ उसको आश्चर्य होता है, अच्छा इतने काम किए। मीडिया तो दिखाता ही नहीं। तो मीडिया का भी इंटरेस्ट झगड़ों में ही है। तो जनता को जो पता चल, दिल्ली की जनता को फिर भी पता है कि, क्योंकि वो तो महसूस कर रहे हैं कि बिजली के दाम आधे हो गए, लोगों के आ रहे हैं बिजली के बिल, पानी कम हो गया, पानी के बिल कम हो गए, आ रहे हैं पानी के बिल। अभी एरियर्स माफ़ कर दिए हम लोगों ने। घर घर में द्वारका में जाके पूछो लोगों का, 20 साल के बाद पानी आया है। तो वो तो लोग खुश हैं, लेकिन जनता के, दिल्ली के बाहर के लोगों को तो पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। लेकिन विपक्ष इस पर यह कहता है कि आपकी सरकार जो है वो सिर्फ सब्सिडी की राजनीति कर रही है। जैसे एक राज्य में अनाज चावल पर सब्सिडी दे करके वो मुख्यमंत्री बहुत पॉपुलर होते रहे हैं और कई राज्यों में कई तरह की सब्सिडी है। पंजाब में बिजली पूरी तरह से फ्री है। तो लोगों को ये लग रहा है कि अगर सब्सिडी की राजनीति चलती रही तो जो दिल्ली में विकास के काम हैं उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमने 8000 क्लासरूम बनवा रहे हैं स्कूल के अंदर, ये तो विकास है। अभी 3 फ्लाईओवर उद्घाटन किया पिछले महीने, 1 फ्लाईओवर आज, 4 फ्लाईओवर उद्घाटन कर दिए 1 साल के अंदर, ये तो विकास है। दिल्ली के अंदर मेट्रो का फेज़ 4 हम लोगों ने वो करवा दिया, ये तो विकास है। दिल्ली के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट का मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, 1000 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनने जा रहे हैं। 22 पॉली क्लिनिक बना दिए दिल्ली के अंदर, ये तो विकास है। आप ही का पैसा है, सरकार को घाटे में नहीं ले जा रहा मैं, आप ही का पैसा है। पहले ये पैसा चोरी होता था, अब उस पैसे को मैंने बचा लिया। जैसे एक पुल का उद्घाटन किया हम लोगों ने, शीला जी के टाइम में बनना चालू हुआ था 2 साल पहले,
अभी जब हमारी सरकार बनी तो वो 10% भी नहीं बना था। 325 करोड़ रुपए का शीला जी ने लगाया था अनुमान के 325 करोड़ का बनेगा। हम लोगों ने उसको टाइम के पहले बना दिया और 200 करोड़ रुपए में बना दिया। 325 करोड़ रुपए का पुल कभी 200 करोड़ रुपए में बनते सुना है 65 साल में? कभी नहीं सुना। नहीं, यहाँ इतिहास तो में एस्केलेशन होता है, हर साल बढ़ यहाँ तो जाते हैं, 300 करोड़ के 1000 करोड़ होते तो हो देखे जाते हैं। हैं। बिल्कुल 2 बिल्कुल। साल में बनने वाला पुल 10 साल में बनते हाँ, देखा है। बिल्कुल। हमने 2 साल में बनने वाला पुल 2 महीने पहले बना पर दिया। क्या जादू किया आपने, सुनो, कैसे बना? तो 200 करोड़ में बना दिया। ऐसे 3 पुल अभी कंप्लीट किए, हमने 350 करोड़ रुपए बचा लिए। उन 350 करोड़ रुपए जो पहले चोरी होते थे, ये पैसा पहले चोरी होता था, वो 350 करोड़ रुपए जो बचे, उससे मैंने कहा भाई सारे अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ फ्री कर दो, एक्सरे फ्री कर दो, अल्ट्रासाउंड फ्री कर दो, तो आप ही का पैसा आपको वापस कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझना उसी तरह चाहता हूँ से कि ये एक और जादू क्या है, कैसे कम कर लेते हैं आप और कैसे समय भी कम कर लेते हैं? दो चीजें हुई। एक तो पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाता था, जानबूझ के एफर्ट ये रहता था कि उस प्रोजेक्ट को हाई कॉस्ट बनाया जाए, जितनी कॉस्ट हाई होगी उतना पैसा। दूसरा, उसमें पैडिंग की जाती थी कि इतना पैसा रिश्वतखोरी का, करप्शन होती थी। तो अभी हमने दोनों चीज़ों के ऊपर, एक तो आने के बाद थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया इन कंस्ट्रक्शन का, कि अगर ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए जो कि सस्ते में बन जाए, तो हमने डिज़ाइन चेंज किया। और दूसरा जो पैडिंग थी, अब ना मुख्यमंत्री पैसे लेता, ना मंत्री पैसे लेता, ना इंजीनियरिंग चीफ पैसे लेता, तो पैसे कोई लेता नहीं है, तो वो सारे पैसे बच गए। तो इसी तरह से एक अभी हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। पहले अगर ऐसा मोहल्ला क्लिनिक बनता था 5 करोड़ रुपए में बनता था, हमने 20 लाख रुपए में बना दिया। तो ये पैसा जो बच रहा है उससे मैंने बिजली सस्ती कर दी, मैंने पानी मुफ्त कर दिया। आप ही का पैसा है, आप ही को वापस दे रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ भाई जो पैसा बचा है इससे अब आप अपने बच्चों के शिक्षा पे, बच्चों के लिए अच्छा बच्चों के लिए पाल लो। तो अच्छा काम कर रहा हूँ, बुरा थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, ये निश्चित तौर पे सराहनीय काम है। लेकिन जिस तरह से आप रोक लगा रहे हैं, पैडिंग खत्म कर रहे हैं या कमीशन खत्म कर रहे हैं, तो मंत्री नहीं लेते, मुख्यमंत्री नहीं लेते, ये तो आपका मिशन है, आपने एक बड़ा मिशन लिया है, वो ठीक है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी आपका साथ देगी? कब तक इसमें देगी? दोनों चीजें होती हैं। एक तो आप ब्यूरोक्रेसी के भी टॉप के ऊपर अच्छे लोगों को चुन चुन के लाते हैं, आपको पता चल जाता है कौन अफसर ईमानदार है, रेपुटेशन सबकी होती है, तो टॉप के ऊपर आप अच्छे लोगों को बिठाते हैं। उससे नीचे तक मैसेज फैल जाता है कि भैया अब सरकार बदल गई, नई किस्म की सरकार आई है। दूसरा, पहले क्या होता था, नीचे इंजीनियर पैसे लेता था, क्यों ऊपर कहा जाता था इतने, एक हफ्ते में इतने इकट्ठे करके देने हैं, पार्टी फंड में जमा कराने हैं, एक महीने में इतने इकट्ठे, तो वो नीचे से पैसा चलता था, तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा रखता था। अब ऊपर से डिमांड खत्म हो गई है, तो नीचे वाला कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने, अभी कोई मेरे को ठेकेदार आके कहे कि नीचे किसी ने मुख्यमंत्री के नाम से पैसे मांग लिए, उसको लटका दूंगा मैं उल्टा। बिल्कुल सही कहना है। जो महापंचायत हमने किया था उसमें दूसरी बात जो लोगों ने की वो ये थी कि लोगों का कहना था कि हम जानते हैं कि दिल्ली में पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, लेकिन हमको उम्मीद है और हम ये चाहते हैं कि अरविंद जी ऐसा कुछ करें कि दिल्ली में महिलाओं की पूरी सुरक्षा हो। हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। जैसे सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में हम लगा सकते हैं, वो हम लगाने जा रहे हैं, उसका पूरा प्रारूप तैयार हो चुका है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बना सकते हैं, वो बनाने के ऑर्डर दे दिए हैं। बसों के अंदर मार्शल तैनात कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ लाइट्स लगा सकते हैं, उसका खाका तैयार हो चुका है। लेकिन जो पुलिस का काम है वो हम नहीं कर सकते, कि पुलिस का काम है गश्त लगाना, वो हम नहीं कर सकते। उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम पुलिस के साथ सहयोग करके, एक करावल नगर में कुछ एरिया में एक्सपेरिमेंट हुआ कि रात को वहीं के कुछ लड़कों को, लोकल लड़कों को सरकार ने हायर कर लिया और उनको कहा भाई तुम गश्त लगाओ, और कोई अगर गलत एक्टिविटी मिले तो तुरंत पुलिस को बता दो, तुम कुछ मत करो। तो इस तरह के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि करें। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एक जो तीसरी बात आई कि दिल्ली विश्वविद्यालय में और दिल्ली के बाकी विश्वविद्यालयों में कोई 3-3.5 लाख बच्चे प्रवेश चाहते हैं और कोई 60-70 हज़ार को ही प्रवेश मिलता है। तो सब लोगों का मानना था उस महापंचायत में कि दिक्कतें तो हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इतने स्कूल, ज़रूरत पड़े तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ज़रूरत पड़े तो वो भी बनाने की कोशिश करेंगे कि
किसी बच्चे से ये नहीं कहा जाए कि सीट नहीं है, एडमिशन नहीं होगा। मैं बता देता हूँ आपको फिगर्स, ये 2.5 लाख बच्चे 12वीं करके निकलते हैं जिनको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, और सारी यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस की सीट मिला के 1.25 लाख है। 1.25 लाख की डिफिशिएंसी है। तो बाहर से भी आ जाते हैं कुछ बच्चे, वो हटा दें अगर, मतलब वो हटा के दिल्ली के बच्चों को मोटे मोटे तौर पे 1.25 लाख बच्चों को एडमिशन मिल पाता है, तो 1.25 लाख बच्चे रह जाते हैं। तो अब इसके लिए नए कॉलेजेस भी खोलने की ज़रूरत है, एक स्किल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 12वीं के बाद अगर कोई बच्चा नॉर्मल BA BCom ना कर सके तो वो यहाँ पे स्किल यूनिवर्सिटी में जाके कोई स्किल ले सके, चाहे वो 6 महीने का भी कोर्स होगा, 1 साल का भी कोर्स होगा, 1.5 साल का भी कोर्स होगा, और सीधे उसकी कहीं नौकरी लग सके या वो कोई अपना रोज़गार कर सके। स्किल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जो बच्चे खेलना चाहते हैं और खेल के अंदर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं वो भी कर सकें, और नए कॉलेजेस भी बनाए जाएंगे। दिल्ली में स्टेडियम तो बहुत हैं। अब मैं इस पचड़े में नहीं जाता कि वो दिल्ली सरकार के कितने हैं, बाकी लोगों के कितने हैं, लेकिन ज़्यादातर में या तो साल में 2-4 बार मीटिंग होती है, शादियां होती हैं। अब खोल रहे हैं इनको, पॉलिटिकल, इसको दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं उनके भी बहुत मैदान हैं, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े, वो भी खोल रहे हैं और स्टेडियम भी खोल रहे हैं ताकि लोग इनका इस्तेमाल कर सकें। जो उसमें मेरे बच्चों ख्याल के से कई सारे तो खोल भी दिए हैं मनीष ने, और उसका सिस्टम बनाया जा रहा है कि बच्चे उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको लगता है कि ये सारे स्टेडियम जो असल में लगता है कि ये करोड़ों इतना रुपए बड़ा खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर बंद पड़ा, ताला बेकार पड़ा पड़ा रहता था। क्योंकि उसमें ट्रेनर्स नहीं हैं, उसकी देखभाल करने वाले नहीं वो हैं। सारा कर रहे हैं, जी। सब कर रहे हैं। कुछ उसके लिए आपने एक लंबा प्लान बनाया है? मेरे ख्याल से इस साल में सब खुल जाने चाहिए। मेरी 2-3 महीने पहले बात हुई थी मनीष से कि इसमें हमें करना है। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया होगा, लेकिन अभी मेरे पास एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, लेकिन इस साल में सारे स्टेडियम्स खोल देंगे हम लोग। ये तो बहुत ही निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। एक बात और कई कॉर्नर से आती है कि अरविंद जी ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत कर फ़ायदा पहुंचने वाली चीज़ें करते रहते हैं ताकि पब्लिक में अनरेस्ट नहीं हो। उनके पास लॉन्ग टर्म प्लान जिसको कहते हैं, जिससे दिल्ली का चेहरा बदल जाए, वो अभी दिखा नहीं। सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान शिक्षा और स्वास्थ्य है। मुझे लगता है अपने देश के लोग बहुत अच्छे हैं, बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो ये इतनी तरक्की करते हैं, सारी मल्टीनेशनल कंपनी उठा लो, चेयरमैन उनके अपने इंडिया के लोग मिलेंगे। अपने देश के अंदर आते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। सो अपने देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इनको अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए और स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं तो ये बहुत तरक्की कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर कर रहे हैं। जी, वो पिछली बार हमने शिक्षा का बजट डबल कर दिया था और स्वास्थ्य का बजट 1.5 गुना कर दिया था। शिक्षा में सरकारी स्कूलों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है हम लोगों का। सरकारी स्कूलों में 8, अभी एक क्लास में 164 बच्चे हैं, एक क्लास में पूर्वी दिल्ली में 150 बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं, टीचर कैसे पढ़ाएगा? तो हमने 8000 नए क्लासरूम बना रहे हैं ताकि एक क्लास के अंदर 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। 45 नए स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चल रही है सरकारी स्कूलों की, और 100 जमीन के टुकड़े आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। 100 स्कूल की कंस्ट्रक्शन इस साल चालू होने वाली है। 150 नए स्कूल और 8000 क्लासरूम। 8000 क्लासरूम का मतलब 200 नए स्कूल हो गए, तो लगभग 350 नए स्कूल जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है 1 साल 1.5 साल के अंदर। दिल्ली में जमीन तो ज़्यादातर DDA के पास है, दिल्ली सरकार के पास भी है, दिल्ली जिसमें कि नए स्कूल बन सकें, हॉस्पिटल बन सकें, इस तरह के हैं। उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक है। हम 3 टियर सिस्टम बना रहे हैं हेल्थ सर्विसेज का। सबसे नीचे मोहल्ला क्लिनिक होंगे, 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक मतलब एक छोटा सा क्लिनिक है, एक डॉक्टर बैठती है, वो पेशेंट्स देखती है, दवाइयाँ फ्री में देती है, 50 टेस्ट होते हैं वहाँ पे। लेकिन आपको थोड़ी सी ज़्यादा बीमारी हो गई तो 150 पॉलीक्लिनिक बन रहे हैं। 22 पॉलीक्लिनिक बन चुके हैं, अभी बाकी इस साल के अंत तक बन जाएंगे। पॉलीक्लिनिक में आपको स्पेशलिस्ट्स मिलेंगे, हड्डियों का डॉक्टर मिलेगा, महिलाओं का डॉक्टर मिलेगा, बच्चों का डॉक्टर मिलेगा, MD मेडिसिन होगा, और वहाँ पे बेसिक मशीनें होंगी, ECG की, एक्सरे की ये मशीनें होंगी। और ज़्यादा बीमारी अगर आपको तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हमारे हैं, उन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर दिल्ली के निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हेल्थ कार्ड हर एक सिटीज़न को इशू किया जाएगा। आपको एक स्मार्ट कार्ड दे दिया जाएगा, उसमें आपकी सारी सेहत की जानकारी, जितनी बार आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे उसके अंदर सारी रिपोर्ट होगी और वो नेट पे होगी। तो आपको अपना कुछ नहीं ले जाना, पासवर्ड याद रखना है बस आपको।
आप जाएंगे, आप अपना पासवर्ड देंगे, किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे और वो आपका वहाँ पे देख सारा सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। निश्चित तौर पे जो ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है आपने बताया, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, अच्छा काम है। लेकिन जो प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं, बीमारियां हो ही नहीं, साफ सफाई और वो सब, वो सारे जो जो जिसके चलते अब एक डेंगू फैल जाए और फिर उसका इलाज किया जाए, वो तो आप काम कर, फैले ही नहीं, साफ पानी मिले ताकि पानी से होने वाली बीमारियां कम हो। पानी के ऊपर अभी हमने कल ही अनाउंस किया कि ये बड़े दुख की बात है, दिल्ली देश की राजधानी है और अभी दिल्ली के घरों में पीने का पानी नहीं है, टैंकर जाते हैं और आपने देखा टैंकर में क्या हाल होता है। दिसंबर 2017 तक मैंने जल बोर्ड के ऑफिसर्स को बोला था कि आप प्लान बनाइए, मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। दिसंबर 2017 तक दिल्ली के हर घर में टूटी में पानी आएगा, पाइप से पानी आएगा। तो 1340 करोड़ रुपए का इन्होंने प्लान बनाया है, वो दिल्ली सरकार उनको मुहैया कराएगी और घर घर के अंदर पानी दिसंबर 2017 तक सारी कॉलोनियों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, सब में पहुंच जाएगा। लेकिन कई जगहों पे दिल्ली जल बोर्ड ने लगा रखा है बोर्ड कि पानी पीने योग्य नहीं है। उस पे आ रहा हूँ। दूसरा, आपको याद होगा जब छोटे बच्चे होते थे हम लोग, तो टूटी में से पानी आता था, ओक लगा के पिया करते, बोतलों का फैशन ही नहीं था, बिल्कुल, कोई आरओ नहीं होता था, कोई फिल्टर नहीं होता था। ये तो पूरा माफिया शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो वही मैंने अभी जल बोर्ड वालों को कहा, मैंने कहा कि हर जो आप दिसंबर 2017 तक टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो सीधे पीने योग्य होना चाहिए। ये थोड़ा सा चैलेंज है, उन्होंने कहा है वो करेंगे, क्योंकि एक तो कई जगह पानी की पाइपलाइन गल गई हैं, बिल्कुल, तो वो लीक डिटेक्शन एडवांस्ड मशीन खरीद रहे हैं अब, और दिल्ली के अंदर जगह जगह लीक डिटेक्शन सेंटर बनाएंगे। ड्रेन वाटर उसमें चला जाता है। हाँ, कहीं भी अगर किसी को शिकायत होगी वो बताएगा और तुरंत वो लाइन चेंज की जाएगी। और दूसरा, पानी की टेस्ट करने की लेबोरेटरीज अब दिल्ली में कई जगह बनाई जा रही हैं। तो उन्होंने वो भी आश्वासन दिया है कि दिसंबर 2017 तक टूटी से जो पानी आएगा वो पीने लायक होगा। आपने शुरुआत ही इससे की कि पत्रकार जो हैं विवाद में ज़्यादा जाते हैं और जो काम हुए हैं उस पर कम जाते हैं। हमने कोशिश की और आपने, इसके लिए मैं आपका वाकई शुक्रगुजार हूँ। आपने काम के ऊपर चर्चा की, ना कि झगड़ों। जी बिल्कुल। अब आपने बहुत सारे काम किए, वो बताए। मैं चाहता हूँ कि 2-3 काम जो आपने किए हैं और अभी रह गए, आप बोल नहीं पाए हैं, उनके बारे में बता दें, फिर हम बातचीत का एक दूसरा सिलसिला शुरू करेंगे। हमने बिजली के दाम आधे किए हैं दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो दिल्ली में बिजली देश में लगभग सबसे महंगी थी। आज दिल्ली में बिजली पूरे देश में लगभग सबसे सस्ती है। 2 स्टेट्स को छोड़ दें तो दिल्ली में बिजली सबसे सस्ती है पूरे देश के अंदर। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है, और अभी और सस्ती होने वाली है। सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उस पर स्टे लग गया, लेकिन मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में हम जीतेंगे तो और भी सस्ती बिजली हो सकती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर अब 24 घंटे बिजली अवेलेबल है। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ बिजली जाती है, वो लोकल फॉल्ट की वजह से जाती है, बिजली की कमी नहीं बची है। दूसरी चीज़, पानी का मैंने बताया 20,000 लीटर पानी हम लोगों ने हर परिवार को हर महीने मुफ्त कर दिया। जब हमने किया था तो कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल तो सब्सिडी देता है, सब्सिडी बैठ जाएगा, दिल्ली जल बोर्ड फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट हो जाएगा। आज साल के अंत में दिल्ली जल बोर्ड का रेवेन्यू 176 करोड़ रुपए बढ़ गया है। पानी भी मुफ्त कर दिया, रेवेन्यू भी बढ़ गया। पर बढ़ा कैसे? वो अंदर हमने मैनेजमेंट ठीक किया, अंदर लीकेजेस ठीक किए। तो एक तरफ पानी ठीक कर दिया, पानी मुफ्त कर दिया, लेकिन हमने अंदर कलेक्शन भी ठीक किया। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोगों को नए कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया। जो पानी चोरी हो रहा था वो चोरी की टैंकर माफिया रोका हम लोगों ने दिल्ली के अंदर। फिर जब मैंने 20,000 लीटर पानी मुफ्त किया था तो लोगों का कहना था कि लोग पानी वेस्ट करेंगे। उल्टा हुआ, हमारा 3 मिलियन गैलन्स वाटर पर डे बचने लग गया वेस्ट होने की बजाय। ये भी थोड़ा ताज्जुब वाली बात ये इस वजह से क्योंकि 20,000 लीटर के ऊपर हमने कहा कि जो 21,000 लीटर पानी यूज करेगा उसके पूरा 21,000 का पैसा लगेगा। तो लोगों ने कोशिश की कि 20 के नीचे ही करो, 20 के नीचे ही रखो, तो उसका बड़ा फायदा हुआ। तो इस तरह से राशन की दुकानें हैं, राशन में कितनी चोरी होती है। तो 42 दुकानों में हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अब अंगूठा बायोमेट्रिक से आपको राशन मिलेगा, और राशन की चोरी उन 42 दुकानों में बिल्कुल बंद हो गई है। मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपके एक विधायक हैं, थोड़े थोड़े से नाराज भी रहते हैं, पुष्कर जी। हमारे एक प्रोग्राम में थे तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, पूरे देश में है, यहाँ भी है।
लेकिन आपकी सरकार जो है उसका ध्यान अभी जिस तरह से होना चाहिए उतना नहीं है, और जो राशन माफिया है वो अभी भी बहुत एक्टिव है। हाँ बिल्कुल है। अभी तो मैंने बताया 42 दुकानों पे किया है। अब 6 महीने के अंदर दिल्ली में लगभग 2,500-3 हज़ार दुकानें हैं, सारी दुकानों में बायोमेट्रिक हो जाएगा। बायोमेट्रिक होने के बाद राशन की चोरी करना नामुमकिन हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार ऐसे हुआ, आप जब भी सर्दियां आती थी आप सुनते थे कि दिल्ली के अंदर सर्दी की वजह से बाहर इतने बेघर लोगों की मौत हो गई। इस बार आपने नहीं सुना होगा। बिल्कुल। इस बार भी हुई है, 10 के करीब मौत का आंकड़ा आया है। नॉर्मली 300 के करीब होती थी। हमने नाइट शेल्टर्स बनाए हैं बहुत सारे, और मैं पर्सनली एक एक को मॉनिटर करके आया हूँ। तो नाइट शेल्टर्स में अच्छी टॉयलेट फैसिलिटीज़, अच्छी रहने की, जो जितने बेघर लोग थे, और हमने 21 गाड़ियाँ दे दी थी उसको, डिपार्टमेंट को, कि अगर कहीं से आप जैसे सड़क पे जा रहे हैं, हमने एक ऐप बनाया था, आपको देखते हैं कि एक सड़क के ऊपर आदमी सो रहा है, आप बस उसकी फ़ोटो खींच के हमें भेज दीजिए, अपने आप उसकी लोकेशन हमारे पास आ जाएगी और तुरंत 10 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी जाके उसको उठा के और नाइट शेल्टर में ले आती थी। तो उसका भी डेली रिपोर्ट मेरे पास आया करती थी। तो नाइट शेल्टर, ये तो वोटर भी नहीं होते किसी के, इसके लिए तो आपको अंदर से भावना चाहिए। तो नाइट शेल्टर्स का काम बहुत अच्छा हुआ है इस बार। इस तरह से बहुत सारे काम हुए हैं। निश्चित तौर पे लोग उसको महसूस भी कर रहे हैं। दिल्ली में जब बातचीत होती है तो, और जो मैंने कहा महापंचायत, उसमें भी लोग काफ़ी पॉजिटिव ढंग से बोल रहे थे। हालांकि उम्मीदें बहुत है, लेकिन एक बात है कि अरविंद जी को जितना ही लोग समझते हैं उतना ही वो रहस्यमय लगने लगते हैं। मैं जो अंदर हूँ उतना वही बाहर हूँ। उसके बावजूद उनको लगता है कि कुछ ना कुछ रहस्य है इनके आसपास, इनका जो ऑरा है, जो आभा मंडल है उसके भीतर। तो इसलिए मैं कुछ छोटे सवाल ऐसे पूछने जा रहा हूँ जो आमतौर पर इंटरव्यू में नहीं होते हैं, और कोशिश है कि आपके व्यक्तित्व को एक व्यक्ति के रूप में हम आपको समझें। और जाहिर है कि एक व्यक्ति ही नेतृत्व में होता है, तो उससे हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे दिशा क्या होगी आने वाले दिनों में। तो पहला सवाल ये कि आपको किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा खुशी होती है? 2 चीजें। एक तो जिस काम को हाथ में लिया वो काम जब सफल हो जाए उससे बहुत खुशी मिलती है। और दूसरा, अगर आप समाज में किसी कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति की अगर मदद कर पाएँ। मैंने झुग्गियों के अंदर कई साल काम किया था, जब मैं एक्टिविज़म में था। मैं झुग्गियों में रहा भी, झुग्गी बस्ती में, सुंदर नगरी में। वहाँ पे जब किसी का राशन नहीं आ रहा, किसी का कार्ड नहीं बन रहा, किसी का कुछ, उनके लेके जाते थे हम लोग, उनका काम कराया करते थे। तो जब आप कमज़ोर आदमी की मदद करते हैं समाज के, उससे खुशी मिलती है। तब आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके भीतर सबसे बड़ा डर क्या है? किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? डर नहीं लगता। डर तो तब लगता है जब आप का किसी चीज़ से चिपकाव हो। तो अगर आपका किसी चीज़ से चिपकाव है, वो आपके मन के मुताबिक नहीं होती, तब आपको डर लगता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप सोचते हैं कि कहीं मैं ऐसा कर जाऊं तो ये ठीक नहीं होता, वो भी एक तरह का डर है। नहीं, वो तो अंदर का मंथन होता है जी। हाँ, डर तो तब होता है जब। तो वो क्या है? डर नहीं है। जिनसे आप बचना चाहते हैं, जिनसे आप बिल्कुल अलग निकलना चाहते हैं? यही कि हमारे से कोई गलत काम ना हो जाए। देखिए, जो 70 में से 67 सीट आई, ये एक डर है। 70 में से 67 सीट आई, जनता ने पता नहीं कितना भरोसा किया। बिल्कुल। और मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारी कोई औकात नहीं, हम निमित्त मात्र हैं। जो कुछ करा रहा है ऊपर वाला करा रहा है। तो ऊपर वाले ने हमें निमित्त चुना, इसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 70 में से 67 सीट आई, जितना विश्वास जनता ने किया, उस विश्वास को हम पूरा कर पाएं, ये प्रभु से इच्छा है। और वो नहीं हो पाया, ये डर मन में लगा डर है। और यही संकल्प भी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो जनता ने दी है, वो जिम्मेदारी पूरी कर पाए, ये एक संकल्प भी है, डर भी है निश्चित तौर पर। ऐसी कौन सी चीज है आपके भीतर जिसको आप पसंद नहीं करते? बेचैनी होती है कई बार। थोड़ी और शांति चाहिए जिंदगी के अंदर। बिल्कुल। किस तरह की बेचैनी? कई बार रिजल्ट्स की बेचैनी होती है।
अब जैसे मैं अपने मंत्रियों का हर हफ्ते मंडे को मनीष का रिव्यू लेता हूँ, ट्यूसडे को सतिंदर जैन का रिव्यू लेता हूँ, तो उसमें टारगेट्स हैं सबके। बिल्कुल। तो अब 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने हैं, तो सतिंदर को बोलूँगा नहीं मई नहीं अप्रैल तक हो जाने अप्रैल चाहिए। तक कर लो। टारगेट को लेकर के है। अच्छा, दूसरों के अंदर वो कौन सी चीज है जो आप पसंद नहीं करते? झूठ और फरेब, मुंह पे कुछ और अंदर कुछ, ऐसे कई बार कुछ लोग करते हैं, वो पसंद नहीं है। लेकिन कई बार झूठ आदमी को कहीं बहुत सामान्य कारण से बोलना पड़ता है। जैसे मैं जब सीनियर्स की मीटिंग में जाता हूँ और ट्रैफिक देर से पहुँचता हूँ, तो कई बार कह देता हूँ कि जरा ट्रैफिक में फंस गया था। वो तो छोटी चीज़ है। जब सामने वाला आपको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, मुंह पे कुछ बोल रहा है अंदर कुछ और है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तब आपके जीवन में आपने देखा है कभी आपको लगता है कि झूठ बोलने की ज़रूरत है? मतलब अनायास कभी कुछ हो जाए, जैसे आपने कहा कि ट्रैफिक में फंस गया पहुंचे तो किसी को दुख ना हो, तो ऐसे छुटमुट ऐसे तो ही होते रहते हैं, जिससे कोई लेकिन खुश हो जाए शायद। जानबूझ के कभी कुछ नहीं किया था। किसी की तारीफ कर देना, जैसे नहीं भी हो तो खुश करने के लिए तारीफ कर देना, वो झूठ भी है और एक तरह का सच भी है। अच्छा, ऐसा कोई काम है जिस पे आप थोड़ा फालतू खर्च करने में भी एतराज नहीं करते? अगर जनता के उसका काम हो, जैसे इसमें हमारा काफ़ी चर्चा होती रहती है, जैसे मैंने अभी बोला पानी जल बोर्ड के साथ मीटिंग हुई, हमने कहा भाई दिसंबर 2017 तक दिल्ली के हर घर में पानी पहुंच जाना चाहिए, तुमको पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। उसी तरह से अभी डॉक्टर्स, दिल्ली सरकार के 3000 डॉक्टर्स हैं, उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे था। मैंने उनका कहा कि अब हर अस्पताल के अंदर अपने को मुफ्त दवाइयाँ देनी है, कोई टेस्ट के पैसे नहीं लेने। मैंने कहा ये आपको इंश्योर करना है कि सारी दवाई मिले, आप 10 लिखो तो 10 की 10 मिले, उसको एक भी दवाई बाहर से ना लेनी पड़े, ये आपको इंश्योर करना है, पैसे की कमी मैं नहीं होने दूंगा। तो इस किस्म के जो जन कल्याण के कार्यक्रम है उसमें थोड़ा बहुत फिजूल भी खर्च होता है, ज़्यादा भी खर्च होता है तो आपको कोई एतराज़ नहीं होता है। वो क्या चीज़ है आपकी नज़र में जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया? झगड़ा बहुत करता है। तो लेकिन कुछ कुछ तो करते भी हैं आप, अड़ जाते हैं। तो अड़े नहीं तो काम नहीं होते। ऐसा है? जिद ना करे तो फिर काम नहीं होते। नहीं, जिद तो ठीक है, लेकिन कई बार हेड ऑन ले लेते हैं आपकी, बिल्कुल ये काम होना है तो होना ही है। तो जो काम होने होते हैं वो होने पड़ते हैं, नहीं तो फिर काम नहीं होते। ऐसा लगता है? हाँ, नहीं तो फिर छूटते जाएंगे सारे, समझौता होते जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, जो जीवित है? नहीं, मुझे नहीं लगता आपको व्यक्तियों से नफरत या प्यार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको गुणों से नफरत या प्यार करना चाहिए। अच्छा, आपकी नज़र में वो कौन आदमी है जो आपसे सबसे ज़्यादा नफरत करता है? आपको पता है बहुत सारे लोग हैं हमारे ऑपोजिशन वाले जितने भी हैं। मैं चाहूंगा कि एक दो लोग जो एकदम आपसे खूब नफरत करते हैं। कांग्रेस बीजेपी वाले तो बहुत नफरत करते हैं। दोनों लोग, काफी लोग हैं उसमें। ये किसी व्यक्ति में वो कौन सा गुण है जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? जब कोई आदमी आउट ऑफ द वे जाके किसी की मदद करता है, एक अच्छी फीलिंग आती है अंदर। जब आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने आउट ऑफ द वे जाके किसी की मदद की और थोड़ा और बढ़ के मतलब उसका बनता नहीं था लेकिन फिर भी उसने मदद की, तो अच्छा लगता है। यही चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि प्रेरणा देती हैं, केवल मुझे नहीं पूरे समाज को। इन चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा के मीडिया को भी प्रस्तुत करना चाहिए। मीडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए। बिल्कुल। मेरे को याद है कि एक बारी डॉक्टर अब्दुल कलाम किसी देश में गए थे और जब वो वापस आए उन्होंने कहा कि वो देश में उस दिन युद्ध शुरू हुआ, किसी और देश ने हमला किया, लेकिन उस दिन फ्रंट पेज स्टोरी उनके जो मेन अखबार था उसमें वहाँ के किसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्टोरी थी। युद्ध की स्टोरी जो है वो तीसरे पेज पर थी। फ्रंट पेज के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्टोरी थी। वो जो हमारे समाज में असहिष्णुता की बात हो रही है ना, कुछ न कुछ पत्रकारों में भी है शायद। और हम भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं। मैं अगर इस तरफ से एक पुरुष और महिला इनको अलग करके देखूं तो महिलाओं में वो कौन सा गुण है जिससे आप प्रभावित होते हैं? मुझे लगता है माँ की ममता। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल जिसका कोई वो नहीं जोड़ ही नहीं हो सकता है, कोई एक तोड़ भी नहीं हो सकता है।
अच्छा, अब मैं अगर पूछूं कि आपकी जिंदगी में प्यार का क्या मतलब होता है? सेल्फलेस। अपने और वो स्वार्थ। सेल्फलेस जो है वो माँ की ममता ही होती है। वो प्यार और कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल। बाकी सभी रिश्तों में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। स्वार्थ होता है, बिल्कुल, ये स्वार्थ से परे है। वो कौन सी जगह है और कौन सा समय है जहां जाकर आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं? विपाशना। हम्म। क्यों क्यों वहां ज्यादा खुशी मिलती है? वहाँ पे अभी मतलब जितने भी टेंशन और जितनी वो लेके जाते हैं वहाँ सब थम जाती है, शांत हो जाती है सब। और अब मैं आपसे पूछूं कि वो पुरुषों में वो कौन सा गुण है जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मुझे लगता है साहस और सच्चाई दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। आपने साहस और सच्चाई की बात की, तो इससे जोड़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा जीवित व्यक्ति है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन एक अन्ना जी थे साथ में, अभी भी हैं। उनसे काफ़ी प्रभावित रहते थे हम लोग। उनका एक कोई उनकी एक चीज़ बताएं जिससे जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर। तो पहली चीज़ तो उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। उनके मन में किसी किस्म का स्वार्थ नहीं है। कोई वो सहज ज़िंदगी है, सिंपल ज़िंदगी है। कोई उनके पास संपत्ति नहीं है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मुझे वो दिखता था, वो 7वीं पास थे और मराठी जानते थे केवल। लेकिन जब हम कानून ड्राफ्ट कर रहे थे, लोकपाल बिल, वो एक सेक्शन हम लोगों के साथ बड़ी डिटेल में डिस्कस किया करते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, 5 जी लोगों की बिल्कुल। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। तो वो एक सेक्शन जो कि बड़ा लीगल होता था, वो भी बड़े उसमें उससे ड्राफ्ट किया चला करते करते थे। थे। जी बिल्कुल। समझ बड़ी शार्प है उनकी। शार्प थी। मैं ये कहूँ कि आप अब तक की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? अपने जीवन को अपने तरीके से जिया है। दुनिया क्या सोचेगी उस हिसाब से नहीं जिया। दुनिया कहती है ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से नहीं जिया। जो हम मुझे ठीक लगा वो किया। तो उसमें और कौन सा उसमें काम है जो सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है मेरी? नहीं, उपलब्धि तो कुछ नहीं होती, लेकिन जो रास्ता था वो वैसे तो सारा ऊपर वाला ही कराता है। आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की, उसके बाद इंजीनियरिंग में गए, फिर आईआरएस की परीक्षा दी। आईएएस की तो रेवेन्यू सर्विस में हुआ। अब रेवेन्यू सर्विस में 5 साल ही हुए थे काम करते करते कि अचानक लंबी छुट्टी लेके और झुग्गियों में जाके काम करना चालू कर दिया। तो परिवार के अंदर काफ़ी उठापटक हुई और उसके बाद 5-6 साल काम करते रहे झुग्गियों के अंदर। एक दिन अचानक मैंने छुट्टी लेता रहा, पहले तो इस्तीफ़ा दे दिया। सो वो काफ़ी परिवार को काफ़ी ज़्यादा वो लगा था कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा। मेरे एक फूफा जी रहते हैं, मेरे को रमन मैग्सेसे अवार्ड जब मिला तो वो फूफा जी वहाँ से आए थे नेपाल से। वो बता रहे थे कि हमें लगता था कि खिसक गया है थोड़ा, इसका दिमाग खिसक गया, ज़्यादा पढ़ लिख गया है, लेकिन ये विदेश वाले ये इतना बड़ा अवार्ड दे रहे हैं तो कुछ तो ठीक कर ही रहा होगा ये, इसका मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक कर ही रहा होगा। और फिर अचानक अन्ना जी के साथ तो ये जो फिर पॉलिटिकल पार्टी बन गई, तो कभी सोचा नहीं था कि अगला कदम क्या होगा। तो ये सब ऊपर वाला करवाता गया। तो जो मैंने कहा कि जो ठीक लगा वो किया। कभी भी ये नहीं सोचा कि उसका दुनिया नतीजा क्या सोचेगी, होगा, तो अच्छा नतीजा होगा, क्या बुरा होगा। होगा? क्योंकि अभी लोगों को ये दिखता है मुख्यमंत्री बन गया, पॉलिटिक्स में आ गया, चुनाव लड़े, जीत गया। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी थी जब समाज के अंदर कोई मेरे से बात करने को तैयार नहीं था। जब मैं झुग्गियों में काम किया करता था, झुग्गियों में रहता था, कई लोगों को लगता था ये पागल हो गया, इसका दिमाग खिसक गया। और अपने रिश्तेदार, अपने यार दोस्त भी यही सोचा करते थे। अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट में नीचे उतरता था तो लिफ्ट के अंदर बगल में खड़ा हुआ आदमी मेरे से बात करके खुश नहीं था। नहीं होता था, बिल्कुल। एक तरह का एक अलगाव, क्योंकि उस वर्ग को, उस समाज को लोग समझते हैं कि वो डोमेस्टिक सर्वेंट तक ही ठीक है, उनके बीच वो हमारे घर आए काम करें तो ठीक है, हम उनके घर जाएं ये लोगों को पसंद नहीं होता। लेकिन अरविंद जी, आप राजनीति में, समाज सेवा में काफ़ी लगे रहते हैं। आप जरा सोच कर बताइए कि आपके बच्चे आपके किस काम को पसंद नहीं करते?
पसंद नहीं करते, मुझे लगता है जो समय नहीं दे पाता। समय तो बिल्कुल ही नहीं दे पाता। दे मेरी पाते वाइफ ही जाहिर सी बात है। सपोर्ट करती हैं। और आपकी पत्नी किस काम को पसंद नहीं करती? वो भी शायद यही पसंद नहीं करती कि समय नहीं दे पाता ज़्यादा। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा पसंद किस बात को करती? वो इस संघर्ष को पसंद करते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं समाज के लिए उसको बदलाव वो के लोग लिए। पसंद करते हैं। और बच्चे बच्चे भी दोनों, सब लोगों को ये लगता है कि बदलाव के लिए जो काम कर रहे हैं वो वो बहुत ठीक है। महत्वपूर्ण है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ के कहूँ कि कौन सा लेखक है जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? गांधी जी को पढ़ा है। गांधी जी कई सारी को किताबें पढ़ी हैं। आपने, और मैं फिक्शन की बात करूं फिक्शन ज़्यादा नहीं पढ़ा। ज़्यादा नहीं पढ़ा। और जो फिक्शन के कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे फैंटम है, आजकल तो और भी सारे आ गए हैं, ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आपको प्रभावित करता है? ऐसा कोई याद नहीं आ रहा। मिक्की माउस से लेके बहुत सारा है, बहुत सारे लोगों को जैसे वो कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत प्रभावित करते बहुत हैं। प्रभावित करते हैं। एक जैसे मिक्की माउस का उनका है झगड़ा और प्रेम मोहब्बत सारी चीज़ें, ऐसा कोई एक चीज़? ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। वैसे ही टीवी में कुछ थोड़ा बहुत देख करके रहते हैं। ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक जीवन का जो निजी हिस्सा होता है उसमें आप अपने आप को कैसे समझते हैं। और जाहिर सी बात है कि आपसे आगे की राजनीति पर बात किए बिना ये बातचीत खत्म नहीं हो सकती। मैं एक बार आपको पंजाब ले जाना चाहूँगा। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और बहुत सारी चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये भी है, लोग ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी एक संघर्षशील पार्टी के रूप में उभर रही है। नहीं, जीतने वाली पार्टी की। चलिए मैं तो मान लेता हूं, लेकिन कैसे जीतेंगे जरा ये बताइए। ये जनता जिताएगी। जनता ने मन बना लिया है। क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर आज जो पंजाब की हालत है, पंजाब का पूरा युवा नशे में डूबा हुआ है और लोग अकालियों से बहुत नाराज़ हैं। और लोग ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस और अकाली कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, आपस में समझौता है इन लोगों का। वो इनको सज़ा नहीं देते, वो उनको सज़ा नहीं देते। तो उम्मीद आज केवल आम आदमी पार्टी से है। और स्पेशली दिल्ली का जो काम है वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन ये कहते हैं लोग कि वहाँ आमतौर पे जब चुनाव का वक्त आता है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव का वक्त आता है, तो लोग जो है जो स्थानीय चीज़ें हैं, और ख़ासतौर पे अकाली दल ने जो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे वो पूरे गाँव में मुफ्त बिजली देते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, पानी पर भी कोई ज़्यादा ये नहीं होता, तो अंत में लोग वहीं उसी मुद्दे पे जाके वोट डाल देते हैं। अभी तो अकालियों से बहुत नाराज़ हैं लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत आपको गुस्सा है। लग रहा है क्या स्ट्रेंथ है वहाँ? वही मैंने कहा ना कि अकालियों से बहुत गुस्सा है, कांग्रेस ऑल्टरनेटिव नहीं है, और आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में उभर रही है वहाँ पे, क्योंकि दिल्ली का काम जो है वो पूरे देश में देखा जा रहा है। तो पंजाब के लोग भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है। एक आरोप अकाली दल के लोग और कांग्रेस दोनों के लोग लगा रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है, बस ये कॉमेडी करने वाले लोगों को जमा कर रहे हैं अपने पार्टी में, और जाहिर था कि बस लोग इनको देखेंगे, हंसेंगे, मजा ले लेंगे, और फिर लेकिन वोट नहीं मिलने वाला। 4 MP पहली बार में आए थे वहाँ से, तो लोगों ने वोट तो दिया था। जी बिल्कुल, निश्चित। और कॉमेडी करने वाले इंसान नहीं होते क्या? वो भी इंसान होते हैं, सब लोग चार्ली इंसान हैं। चैपलिन से बड़ा इंसान और उनसे बड़ा ह्यूमन बीइंग और मनुष्यता को समझने वाला कोई हुआ ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं। जो अपने व्यंग और अपनी एक्टिंग के जरिए उन्होंने किया, मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा आपसे कि लोग ऐसा हाँ कह रहे हैं, मैंने कहते देखा हैं। है, मैंने देखा है। मैं उन्हीं को कहना चाहता हूँ कि कॉमेडी करने वाले इंसान नहीं होते क्या? चार्ली चैपलिन ने हिटलर पे जो फिल्म बनाई, वो उससे अच्छी हिटलर पर फिल्म बनी ही नहीं। जो एक ग्लोब के इर्द गिर्द हिटलर को खेलता हुआ बहुत छोटी सी फिल्म रही होगी। तो लेकिन अभी ये दिख रहा है कि पंजाब में आपका संगठन पूरा तैयार नहीं है। पूरा तैयार है, तैयार है? गांव-गांव तक हर बूथ वर्कर हमारा तैयार हो चुका है। हर क्षेत्र के लिए कैंडिडेट है आपके पास? कैंडिडेट्स तो आ जाएंगे, कैंडिडेट्स का हमारा प्रोसीजर है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बूथ लेवल तक आपकी पार्टी पहुंची कि नहीं पहुंची। हमारे बूथ लेवल पे वर्कर्स तैयार हो चुके हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और चूंकि इस बार लोगों को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है, इसलिए टिकट को लेकर लड़ाइयाँ भी बहुत हो सकती हैं। हो सकती हैं, हर परिवार में लड़ाई झगड़े तो होते हैं। पर उसके बाद भी आपको लगता नहीं है कि कोई मुश्किल होगी?
चुनाव जनता लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है। जनता लड़ेगी, जनता घर घर जाएगी, जनता पैसा देगी, जनता वोट मांगेगी। यही फ़र्क है हमारे और दूसरी पार्टियों में। दूसरी पार्टियों में उनके वर्कर जो हैं वो पैसा लेके काम करते हैं। हमारे सारे वर्कर जो हैं वो जनता खुद चुनाव लड़ती है। चुनाव एक क्रांति बन जाती है, चुनाव एक आंदोलन बन जाता है। अपना खर्च करके भी लोग जनता काम खुद। करते हैं। ये हम लोगों ने तो दिल्ली में भी देखा है। अब मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि कौन कौन से मुद्दे होंगे, क्या वादा करेंगे आप पंजाब में कि ये चीज़ें बदल जाएंगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है? सबसे बड़े तो ड्रग्स है, बेरोज़गारी है, खेती है, किसानी है। ये तीन तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसे दिल्ली डायलॉग हमने शुरू किया था, जनता से पूछ के मुद्दे तैयार किए जा रहे थे, ऐसे पंजाब डायलॉग शुरू किया है। अभी मैं जाऊंगा तो कई गांव में होके आऊँगा, मैं लोगों के साथ बैठूंगा। इस बार भाषण देने नहीं जा रहा, लोगों के साथ बैठूंगा जिन लोगों के घर में मौत हो गई है, सुइसाइड हो गया है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है, उनके घर में बैठेंगे, समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। जनता ही समाधान बताएगी, जनता ही समस्याएं बताएंगी, वहीं से निकलेगा। तो ये 6-7 महीने हमारा कार्यक्रम चलेगा। इसमें चलेगा। पंजाब में आपने कहा, और ये एक महत्वपूर्ण पहल है, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं? वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, अभी तय नहीं किया, पंजाब तय कर लिया। जब उत्तर प्रदेश का निर्णय होगा तो बताएंगे। मतलब वहाँ भी चुनाव लड़ने की स्थिति आ सकती है? हाँ, मतलब अभी डिसीजन नहीं हुआ कुछ भी पार्टी के अंदर। अभी उसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन एजेंडा में वो भी रह सकता है। अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि जो अगले 3-4 सालों में जो राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर पॉलिटिकल सिनेरियो आपको क्या दिख रहा है? जो जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, इस तरह से इनकी हालत तो जल्दी खराब होने वाली है। जो उनकी बात नहीं मानता उसकी पिटाई करवा देते हैं, उस पर पत्थर फेंकवाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको कुछ कर लेते हैं। ये तो ठीक नहीं है। सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, सबको, पूरे देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनसे इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज़ हैं, व्यापारी नाराज़ हैं, स्टूडेंट्स नाराज़ हैं, दलित नाराज़ हैं, माइनॉरिटीज़ नाराज़ हैं। खुश कौन है इनसे? मैं उम्मीद करता हूँ अब जितना बचा हुआ टाइम है उसमें थोड़ा सा ये इम्प्रूव करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर तो उम्मीद कम ही है। फिर तो देखते हैं कि इस जर्नी में क्या निकलता है। लेकिन विकल्प नहीं दिखता ना, और लोग शायद ये नहीं चाहते कि ये कई पार्टियों का घालमेल जो है वो विकल्प के रूप में आए। शायद उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं इसलिए होता। अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा, 3-4 साल में क्या होगा। 3-4 साल बहुत बड़े होते हैं पॉलिटिक्स में, लंबे होते हैं। जाहिर सी बात है, मैं 3 साल इसलिए कह रहा हूँ कि 2019 तक अगले चुनाव की स्थिति आएगी। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक फोर्स 2019 तक बन सकती है? अभी कुछ कह नहीं सकते, ना ऐसी हमारी कोई मंशा है, लेकिन देखते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा ना, सब कुछ ऊपर वाला कराता है। तो अभी तो जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएं, यही हमारी इच्छा है। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी बातचीत की दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से, उनको समझने की कोशिश की। दिल्ली में 1 साल में उन्होंने क्या किया, अगले 1 साल और बचे हुए 4 साल में वो क्या करेंगे, और इसके साथ साथ उनकी राजनीति क्या है, पंजाब पर उनकी रणनीति क्या है, और उसके साथ हमने उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की। ये प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।